नमस्कार, मैं मुकेश पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद शाहिद अहमद। हमारे साथ आज खास मेहमान हैं और हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं एटीवी न्यूज चैनल के प्रभारी संपादक हैं उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है शाहिद जी आपका। जी, नमस्कार। 2024 का चुनाव है, बहुत बड़े-बड़े वादे किए जा रहे हैं, दोनों तरफ से जो है तीर कमानों से छूट रहे हैं, कहीं तो जो है अब शब्दों की मर्यादा जो है तार-तार करते हुए ऐसे भी शब्द बाहर निकल रहे हैं। कहीं ये कहा जा रहा है कि जिनके बच्चे नहीं उनको दर्द मालूम नहीं है और यही हाल दोनों तरफ का है। सियासत के मैदान में इतनी गिरती हुई जो है शैली कभी किसी ने देखी नहीं होगी, चाहे वो अटल का दौर रहा हो या फिर वो राजीव का दौर रहा हो या इंदिरा से लेकर के वो जो है संघ का दौर रहा हो। लेकिन आज जो चीजें हैं, जिन मुद्दों पर लड़ाई होनी चाहिए, उन मुद्दों पर जो है काश लड़ाई हो पाती। आज लड़ाई इस बात की नहीं है कि हमारे शासनकाल में भ्रष्टाचार कितना हो रहा है। लड़ाई इस बात की भी नहीं है कि अपराध कितना हो रहा है। लड़ाई इस चीज की भी नहीं है कि दवाई कितनी महँगी जो है बिक रही है, इलाज कितना महँगा हो रहा है, सिलेंडर कितना महँगा हो रहा है। इन चीज़ों पर कोई लड़ाई नहीं है और दोनों तरफ के जो तीर कमान से छूट रहे हैं, वो ये है कि दोनों को कहीं न कहीं लोगों को लखपति किया जा रहा है कि कैसे हम करोड़पति कर देंगे अगर हम सत्ता में आ गए। तो ये लड़ाई है कि कोई कहता है 15 लाख दे दूँगा, तो कोई कह रहा है कि साल में हम लाख-लाख रुपए फ्री में बाँटेंगे, आप ले जाइए, काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसे में हमें एजुकेशन से लेकर के, इलाज से लेकर के आम आदमी की हर वो तकलीफ नहीं देखनी चाहिए? क्या सत्ता और सियासत के खेल में ये सब चीज़ें सिर्फ़ हवाबाजी दिखती हैं? जी। देखिए सर, ये जो चुनाव का दौर चल रहा है, ये जो लोकसभा 2024 का जो चुनाव चल रहा है, इसमें हर पार्टी अपने-अपने दावे कर रही है। एक पार्टी कहती है कि हम 400 पार हैं, दूसरी पार्टी कहती है हम 3 बिल्कुल पहुंच चुके हैं। जो मुद्दा रोजगारी का है, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सिलेंडर खाने पीने की चीजें, सारी चीजें महंगी महंगी हो चुकी हैं। लेकिन उस पे कोई भी पार्टी बोलने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद। लेकिन और दूसरी चीज, मुद्दा आ जाता है इनकी जवाब से ही कंपेरिजन किया जाता है, क्या हिंदुस्तान को चाइना से ही देखा जा सकता है, हिंदुस्तान को अमेरिका से जोड़ के नहीं देखा जा सकता, या जो जितने भी देश हैं दुनिया के अंदर जो तरक्की कर रहे हैं, क्या हिंदुस्तान को उससे नहीं जोड़ा जा सकता? कि हर वक्त एक दुश्मन मुल्क है, हमें उसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए। हमें पाकिस्तान से मतलब क्या है? अगर हमें तरक्की का अगर नजरिया देखना चाहिए तो चाइना से देखना चाहिए, तरक्की का नजरिया देखना चाहिए तो अमेरिका से देखना चाहिए, सऊदी से देखना चाहिए, दुबई से देखना चाहिए। इतने सारे देश हैं हमारी दुनिया के अंदर जो तरक्की पा रहे हैं, उन चीजों से हमारे देश को क्यों नहीं जोड़ा जाता? क्यों पाकिस्तान से ही बार बार जोड़ा जाता है? लेकिन मुद्दा अलग हट चुका है बिल्कुल। ये पार्टियां बिल्कुल एक पब्लिक को, जनता को एक गुमराही रास्ते पर ले जाती हैं। हमारे बच्चे, किसानों के बच्चे देश की बॉर्डरों पे सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, क्योंकि और जनता को जो बचाते हैं। लेकिन इनके बच्चे बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं। इनके बच्चे ना तो धरने में शामिल होते हैं, ना दंगे में शामिल होते हैं। अगर दंगे में शामिल होता तो दलित गरीब का बच्चा शामिल होता है। ये उनको उकसाते हैं, उनके हाथ में जो है धर्म के झंडे दे दिए जाते हैं। इस तरह की जो राजनीति है, ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है, क्योंकि एक डर सा महसूस देश के अंदर हो चुका कि नहीं पता कब कौन किस तरीके से आके झगड़ा करने लगे। क्योंकि मंदिर मस्जिद की बहस इतनी हो जाती है, हिंदू मुस्लिम की बहस इतनी हो जाती है। अब इन सभी मुद्दों में शिक्षा का मुद्दा खत्म कर दिया, स्वास्थ्य का मुद्दा बिल्कुल खत्म कर दिया। एक मुद्दा चलता है कि हमने जो है आयुष्मान कार्ड बनवाए, कोई कहता हमने ये करवाया, कोई कहता हमने वो करवाया। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये जो स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाले चल रहे हैं उनका क्या होगा? या कभी सोचा है कि शिक्षा विभाग का क्या होगा? कि शिक्षा विभाग में कक्षा 2 के बच्चे की जो किताबें आती हैं वो 6-6 हजार रुपए का कोर्स दे रहे हैं ये लोग। क्या उन पे नहीं सोचा? क्या सरकार, मौजूदा सरकार उन पे नहीं सोच सकती?
क्या उत्तर प्रदेश की सरकार, जो कि इतना जबरदस्त महंगाई स्कूलों में कर दी है कि ये निजी स्कूल उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में इतने इतने बिना मान्यता के जो स्कूल चल रहे हैं और अपनी मनमानी तरीके से फीस वसूल रहे हैं। मान लो कोई जनरेटर का मामला, अगर जनरेटर स्कूल में लगेगा तो बच्चों के माँ बाप फीस देंगे। अगर ड्रेस है वो बांट दी, जो बुकें होती हैं, जो कोर्स दिए जाते हैं वो ठेका दे दिया जाता है बुक सेलरों को। तो सर इस तरीके से, जिसमें एक तरफ तो ये सरकार कहती है कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे कैसे इंडिया बढ़ेगा और कैसे इंडिया पढ़ेगा, जिससे कि गरीब आदमी 500 रुपए रोज का कमाने वाला इंसान है, 500 रुपए रोज से जो है जो अपनी मेहनत मजदूरी करके घर लाता है, वो बच्चों के लिए इतनी फीस इकट्ठी करे कि महीने का 5-5 हजार रुपए की फीस जाती है। और कोर्सों में उनका जो है ना हालत खराब हो जाती है। नया एडमिशन के लिए अगर नर्सरी क्लास में अगर एडमिशन लेने जाएगा तो कम से कम 15 हजार रुपए उसको चाहिए, तब जाके एडमिशन होता है। तो क्या ये मुद्दे नहीं होने चाहिए? अगर मान लीजिए सरकारें अगर काम करती तो 400 पार की कहने की जरूरत ही नहीं थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी प्रचार करने की जरूरत नहीं थी। अगर देश के अंदर बेरोजगारी पे काम होता, देश के अंदर शिक्षा पे काम होता, देश के अंदर स्वास्थ्य विभाग पे काम होता, देश के अंदर जो जितनी ये नरेगा की और ग्राम प्रधान और डीलरों की ये जो लूट चल रही है, अगर इन पे काम होता, जो योजनाएं सरकार देती है वो योजनाएं अगर गरीब के खाते तक जाती, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री को कभी भी प्रचार करने की जरूरत नहीं होती, इनको दर दर पर भटकने की जरूरत नहीं होती, इन्हें नई स्कीमें निकालने की जरूरत नहीं होती। लेकिन सर पता नहीं कहाँ पे मुद्दे जा रहे हैं, कहाँ पे सरकारें क्या किस तरीके से, अब तो खुलेआम हिंदू मुस्लिम पे जो ना बात होती है, सिलेंडर 500 रुपए का होगा नहीं होगा कोई बात नहीं होती है, बस योजना पे योजनाएं, धरातल पे कोई योजना नहीं आती है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि एक एक सरकार ने एक ये दिया था कि जिसके आयुष्मान कार्ड नहीं बनेगा उसके जो है उसका जो है राशन कार्ड काट दिया जाएगा। हमारे यहाँ शायद नगली का मैं रहने वाला हूँ, शायद नगली के अंदर एक ही राशन डीलर से 150 राशन कार्ड काट दिए गए। जी। किस बेस पर काट दिए गए कि किसी ने जो कि आयुष्मान का कार्ड नहीं बनवाया तो उसका राशन कार्ड काट दिया गया। तो सर ये क्या है, मतलब इस तरीके से कि अगर किसी ने आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया तो उसका राशन कार्ड काट दिया गया। उसी तरीके से जब वैक्सीन लगवाई जा रही थी तब भी यही यही मौजूदा था कि अगर कोई सऊदी जाएगा तो उसको जो राशन उसके जो वैक्सीन की चाहिए, कोई दिल्ली जाएगा ट्रेन से टिकट लेकर के उसे जो है वैक्सीन की रसीद चाहिए। सारी रसीदें पब्लिक को इतना मजबूर कर दिया गया कि आज पब्लिक रोड पे आ चुकी है। कुछ लोग ऐसे हैं कि आत्महत्या करके मर चुके हैं। कहाँ से लाएं? महंगाई इतनी, कम से कम एक गरीब आदमी को महीने का 50 हजार रुपए कमाना है, तब जाके उसके परिवार का, उसके बच्चों की शिक्षा चलेगी और घर का जो है ना घर का राशन पानी चलेगा। अगर इससे कम वो कमाता है तो घर का जो है राशन पानी नहीं चल पाएगा। तो सर जब देश के अंदर बेरोजगारी होती है तो कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि क्राइम बढ़ता है। और जब क्राइम बढ़ता है क्योंकि अकेला इंसान अपने लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब उसके परिवार होता है ना तो अपने बच्चों के बारे में सोचता है कि कहाँ से लाऊं, क्या करना है, क्योंकि बच्चों को भूखे नहीं रहने देना चाहता। जी। कपड़े पे महंगाई, ऐसी कौन सी एक चीज बता दीजिए, अगर बाजार में सब्जी लेने के लिए जाते हैं सर तो कम से कम 50 रुपए किलो की जो नहीं, सब्जी लेकिन 5 रुपए किलो सरकार मिलती बदलने से वो महंगाई कम तो नहीं हो सकती है। जिस तरह से चीजें जो है लगातार जब बातचीत की जाती है तो जहाँ विपक्ष की भी सरकार है वहां विपक्ष भी तो कुछ नहीं कर रहा है। विपक्ष भी तो ये वादा नहीं कर रहा है। विपक्ष के भी एजेंडे में तो ये महंगाई जो है कम करने का कोई जो है कुछ नहीं किया गया है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि मैं आऊंगा तो सिलेंडर 900 रुपए में हो जाएगा या 500 में हो जाएगा। मैं आऊंगा तो ये महंगाई इस कदर जो है नहीं होगी, हम कम करेंगे। तो उसकी बात तो कोई सियासतदान करता ही नहीं। इसको लेकर के भी तो हमें सोचना पड़ेगा और इसको लेकर के देखना पड़ेगा कि जनता की असल तकलीफ क्या है। यहाँ पैसा बांटने से तो हल नहीं होगा। जहाँ ये कहा जा रहा है कि नहीं जो बेरोजगार है उनको एक एक लाख जो है दे दिया जाएगा, तो बेरोजगार है तो फैक्ट्री में नहीं लग सकते। बेरोजगार हैं अगर इतने ही लायक हैं तो सरकारी जॉब तो है, लेकिन उनके लायक भी तो बनिए। अगर देश के अंदर नकल चलेगी और नकल से जब बच्चे पास होते हैं तो वो भी चीज देखी जाती है। लेकिन जो महंगाई है उस पर क्यों नहीं कोई बातचीत करना चाहता। जो महंगाई जिससे आम आदमी जूझता है उसको लेकर के न तो भाजपा का बात करना चाहती है, न कांग्रेस बात करना चाहती है, न आम आदमी पार्टी बात करना चाहती है, न समाजवादी पार्टी बात करना चाहती है। कोई भी कम करना ही नहीं चाहता है, या यूं कह लीजिए कि उनको बात ही नहीं कर रही है। महंगाई जो है सब्जेक्ट ही उनका नहीं है। जी। सर देखिए, हम देश का नागरिक
जो मौजूदा सरकार चलती है, शिकायत किससे करेगा? उसी से करेगा जो मौजूदा सरकार है। जी राज्य में जो सरकार मौजूदा है उसी से शिकायत करेगा, क्योंकि आलोचना उसी की जाती है जो मौजूदा होती है। विपक्ष क्या कर रहा है या विपक्ष को क्या करना चाहिए, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन जो मौजूदा सरकार है उस सरकार को क्या इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, क्या शिक्षा पे सरकार को नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल। नहीं, स्वास्थ्य विभाग एजुकेशन में तो देखिए ये इतने सब विपक्ष की भ्रष्टाचार। नाकामियां हैं। देखिए सियासत में आपको पता होना चाहिए कि विपक्ष का काम है उसका विरोध करना। कितने विद्यालयों का विरोध विपक्ष ने किया? ये काम विपक्ष का है ना कि वोट लेकर के हार जाना या जीत जाना और उसके बाद में या तो फिर विपक्ष है ही नहीं अन्य राज्यों में। आप जिन राज्यों में हैं उन राज्यों में आप जो है प्राइवेट विद्यालयों को आप बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 100 रुपए फीस लीजिए या 200 रुपए लीजिए, इससे ऊपर अगर आप लेंगे तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। राज्य सरकार मुख्यमंत्री की कोई ना कोई हैसियत तो होती है, वो राज्य में जो है पूरी तरह से आप चला सकते हैं उसको लेकर के, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहे राहुल गांधी हो या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री किसी राज्य में जाकर के इंटरफेयर नहीं कर सकता है एजुकेशन के मामले में। प्रधानमंत्री जाकर के वहां की महंगाई राज्यों की नहीं देख सकता है। महंगाई जो है वो राज्य का मुद्दा है और राज्य में जिनकी सरकारें हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में सरकारें हों और चाहे कांग्रेस की जो है कर्नाटक या वो तमाम राज्य हैं जहां उनकी है या विपक्ष की सरकारें हैं, उनको जाकर के विद्यालयों में कितने धरना प्रदर्शन किए जाते हैं। जहां भाजपा विपक्ष में है ना तो वो धरना प्रदर्शन करती है और जहां कांग्रेस विपक्ष में है जिन राज्यों में वो भी नहीं करती है। इनको पैसा आ रहा है, इनका कोई मुद्दा नहीं है असल में। जो सियासतदान है वो कोई भी आकर के आप देखिए कि जितने लोग खड़े हो रहे हैं संसद में या लोकसभा प्रत्याशी जो इस समय है, क्या एक भी लोकसभा प्रत्याशी ऐसा है जिसने वादा किया हो कि अगर हम आएंगे तो हमारे संसदीय क्षेत्र में अगर कोई फीस ज्यादा लेगा तो हम उस पर प्रतिबंध लगाएंगे, उस विद्यालय के खिलाफ उसका बाइकआउट करेंगे, उसके ऊपर हम ताला लटकाएंगे, उसके अंदर अगर अनियमितताएं पकड़ी गई तो हम उसको खुद बंद करवाएंगे। उसमें संसद सांसद इतना नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्या वो ताला लगा सकता है? बिल्कुल लगा सकता है। लेकिन क्या वादा कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि वही विद्यालय तो भर भर के पैसे दे रहे हैं, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या आम आदमी पार्टी हो। क्या हक नहीं है? आम आदमी को पता ही नहीं कि हमारा अधिकार क्या है। जो वोट मांगने आते हैं वो सरकार को देखते हैं। आपके लिए सरकार, जो लोग धरातल पर है, जमीनी स्तर पर है, उनके लिए उनका सरकार प्रधान है, उनके लिए उनकी सरकार विधायक है, उनके लिए उनकी सरकार जो है वहां का लोकसभा प्रत्याशी है, जो जीता हुआ सांसद है। तो उनको सवाल करना चाहिए कि भाई आप वोट मांगने आए, चाहे भाजपा का मांगने आए, चाहे कांग्रेस का, कि भैया एजुकेशन जो है बहुत महंगा है, कि आप क्षेत्र में एजुकेशन पर बात कुछ करेंगे? क्या आप इन प्राइवेट विद्यालयों पर आप ताला लटकाएंगे? जो ठगी जो है कर रहे हैं, जो अवैध रूप से जो है जो अपनी दुकानें चला रहे हैं, मेडिकल चला रहे हैं, क्या आप उन पर ताला लटकाएंगे? जो अवैध रूप से गलत पैसे जो है कमाई कर रहे हैं, क्या आप उनको जो है बंद करेंगे? क्या ये जनता कभी पूछती है? क्या सवाल कभी करती है? ये भी तो देखा जाना चाहिए। पढ़े लिखे हो गए हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, सवाल पूछने के लायक नहीं है लोग समाज में, अधिकार पता नहीं है, तो ये तो झाड़ू लगाने के लायक लोग नहीं है। इनको नौकरी क्यों दी जानी चाहिए जब इनको यही नहीं पता है कि हमारे अधिकार क्या है, हमारी चीजें क्या है? जब इनको ये नहीं पता है तो सरकार इनको नौकरी किस बात की दे? इनको यही नहीं पता, सवाल करना इनको नहीं आता है। तो जनता में जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सवाल करना नहीं चाहते जानबूझ करके, या फिर इनको करना ही नहीं आता, या इनको मालूम ही नहीं, अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता है, सवाल करने पड़ते हैं कि क्या हमको जो है सांसद जब कोई आता है, लोकसभा प्रत्याशी, तो क्या उनसे सवाल पूछे कि आप आएंगे हमारे लिए मुद्दा आप उठाएंगे संसद में जाकर के? जी सर देखिए, विपक्ष को चाहिए, विपक्ष विपक्ष को एक ही धुन है कि हमें किसी तरीके से सरकार में आना। ठीक, क्योंकि विपक्ष को मैं मानता हूँ, आपने सही कहा कि विपक्ष मजबूत नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत होता तो नहीं, नहीं, यकीनन कहीं मजबूती ना की कहीं बात ही नहीं महंगाई है। में। विपक्ष पर मैंने ये नहीं कहा कि विपक्ष मजबूत नहीं है। यही जब भाजपा कभी विपक्ष में हुआ करता था तो इनकी 4 सीटें हुआ करती थी। ये तो कहीं थे ही नहीं। कांग्रेस पूरी तरह से सत्ता में हुआ करती थी। मेरा सवाल ये है कि क्या ये वादा कौन-सा कर रहे हैं? क्या एजुकेशन पर ये बात करते हैं? क्या इन्होंने कहा है कि हम आएँगे तो अवैध हॉस्पिटल जो है हटाएँगे? एक सांसद ने कहा, इसलिए नहीं कहा है क्योंकि इनको चढ़ावा जा रहा है। क्या एक भी प्रत्याशी ने ये कहा है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हारे या जीते हम आपके लिए लड़ेंगे, हम हटाएँगे ये वाली चीज़? तो क्या किसी एक प्रत्याशी ने अपने वहाँ ऐलान किया है? केवल नरेंद्र मोदी को लड़ना या फिर हटाना अगर मुद्दा इनका है, तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों की सरकार आनी नहीं चाहिए। आपका उनका मुद्दा ये होना चाहिए कि हम क्षेत्र की समस्याओं के लिए आ रहे हैं, हम आपके लिए आ रहे हैं, हम आपके लिए खड़े हो रहे हैं, आपके लिए हम एजुकेशन, शिक्षा, रोजगार इन सब की बातें करेंगे। अगर हम सांसद बनते हैं, हमारा वोट अगर आप हमें जितवाते हैं, चाहे वो सपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, तो उनका मुद्दा ये होना चाहिए कि हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, हम तुम्हारे लिए काम करेंगे। तुम्हारा लोकल मुद्दा क्या है?
आपकी सड़क नहीं बनी, वो हम बनवा के देंगे। दिल्ली में सड़क बनी है कि नहीं बनी है, उससे क्या लेना देना अमरोहा को? अमरोहा तो अपनी तकलीफ देखेगा ना। तो अमरोहा की कितनी जो है तकलीफें बांटने के लिए जो है सांसदों ने कोई वादा किया है? क्या हम ये करेंगे काम आकर के? जी। सर उसको देखिए, लेकर के आपने जो फील्ड में देखा होगा कि जनता के बीच में आपने क्या पाया? क्योंकि आप तो एक पत्रकार हैं, आपने बहुत सारी चीजें देखी भी होंगी। जनता का मूड क्या है? जनता क्या चाहती है? अमरोहा का विकास चाहती है या नहीं चाहती है? अमरोहा पर बात करना भी चाहती है कि नहीं चाहती है? कि नहीं, तकलीफ में जब है ही नहीं, अमरोहा की बात ही नहीं करनी, तो फिर उनको क्या फर्क पड़ता है? कोई भी सरकार हो। देखिए सर, ये यहाँ जो मैं जिस जिले से आता हूँ, अमरोहा जिले से मैं आता हूँ, और इसमें पिछली बार जो लोकसभा का जो चुनाव जीते थे, जो है कुंवर दानिश अली जीते थे। दानिश अली ने जीतने के बाद में 5 साल तक पब्लिक ने दानिश अली का चेहरा बिल्कुल नहीं देखा। लोग चीखते रहे, पुकारते रहे। कई बार ऐसा हुआ कि हमें भी जरूरत पड़ी, तो हमने भी जो है ना, लोगों ने कहा हमसे कि भाई दानिश अली से जो है हमें बात करनी है, या ये विकास नहीं हो रहा है या नहीं आ रहे। लेकिन दानिश अली जी ने बिल्कुल भी पलट के नहीं देखा अपने क्षेत्र में। लेकिन जैसे ही चुनाव आ जाते हैं, चुनाव की घोषणा हो जाती है और इनको टिकट हो जाता है, कि ये हर वहां जगह जगह जाना पसंद करते हैं जहां ये कभी पहले नहीं गए। यानी कि गांव-गांव घूमना शुरू हो जाता है, कि अगर 5 क्या इन्हें 5 साल में उस जनता की याद नहीं आई? भाई 5 साल में जिस जनता ने इनको चुना था, पहली बार में जब इनको टिकट हुआ, गठबंधन के पहले भी गठबंधन था, 5 साल पहले भी गठबंधन से ही पहले भी जिन्होंने सत्ता जो है लोकसभा का चुनाव जीता था। लेकिन उसके जी। बाद में फिर 5 साल के बाद में ये कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, और कांग्रेस में शामिल होकर टिकट ले लेते हैं, और टिकट लेकर के फिर गली-गली और गाँव-गाँव घूमना शुरू कर देते हैं, और फिर कहते हैं कि अब के फिर से 5 साल और दीजिए, हम आपका वादा करेंगे। तो क्या गारंटी है, कौन सी गारंटी ऐसी है कि आपने जब 5 साल नहीं आए, तो ऐसी कौन सी गारंटी है कि आप 5 साल में फिर से जिताने के बाद में आप 5 साल में हमारे लिए काम करोगे? वही बात वहीं पे आकर रुक जाती है, कि जो सरकार मौजूदा है वो भी कहती है कि हमें आप फिर से आप 5 साल दीजिए, हम काम करके दिखाएंगे। तो ऐसे ही सांसद हैं, उससे पहले जो सांसद रहे थे चौधरी चौधरी तवर सिंह चौधरी तबर रहे थे 5 साल में, उससे दानिश अली से पहले। लेकिन 5 साल के बाद वो 5 साल में वो भी पब्लिक को नजर नहीं आए। तो जो भी 5 साल के लिए लोकसभा अध्यक्ष बनता है, जो लोकसभा में जीत करके आता है, वो 5 साल के लिए हमारे यहाँ पे जिले में कोई भी 5 साल के में लौटता ही नहीं। कोई उसे जानकारी नहीं होती कि कहाँ शायद नगली है, कहाँ हसनपुर है, कहाँ उझारी है, कहाँ ढक्का है। उसे कोई मतलब नहीं होता। मतलब होता है तो सिर्फ अपनी जेबें भरना। अगर ये सड़कों के लिए अगर सड़क ये बनाते भी हैं, तो सड़क में लगभग जो ठेकेदार होता है ना, वो ठेकेदार दबा के कमाई करता, 5 साल सड़कें चलती नहीं है। सड़कें आगे आगे सड़क पड़ रही है और पीछे पीछे सड़क उखड़ रही है। लेकिन क्या होता है, इंजीनियर तक सब के सब टोटल उसमें मिले हुए होते। तो ये लोग अपनी राजनीति नहीं, ये अपनी जेब के लिए लड़ते हैं। ये जनता के लिए नहीं लड़ते। जनता मरे या जिए कोई मतलब नहीं है। इन्हें सिर्फ अपनी जेब से भरने से काम है। जनता क्या कर रही है, जनता किस लिए क्या है, क्या नहीं है, कोई अगर पढ़ा लिखा है, गंवार है, क्या है, मतलब अब वो जो पढ़े लिखे, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो बीएससी किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए हैं, लेकिन सर उन रोजगार वो बेरोजगार घूम रहे हैं, और कहीं कोई ठेला लगा दिया, कोई केला बेच रहा, कोई फल बेच रहा, कोई मूंगफली बेच रहा। क्या ये देश की स्थिति है? और दूसरी चीज, अब लेकिन देश कुल में मिला ये के बोल अगर दिया आपकी कि बात को अगर हम देखें, आपकी बात को अगर हम देखें कि आपने जो क्षेत्रीय जो जो दौरा किया है, उसके अनुसार जो चीजें आपने बताई हैं, उसके अनुसार अगर देखें तो ऐसे चाहे वो चौधरी तंवर हो या फिर वो दानिश अली हो या फिर वो तमाम जो लोग 5 साल का इंतजार करते हैं, 5 साल के बाद में फिर प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, ऐसे लोगों पर पूर्णतः पूरे आजीवन जो है प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इनके परिवारों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए कि ये कभी भी चुनाव और सियासत में आ ही नहीं पाएंगे। ऐसा कोई कानून जो है बन जाना चाहिए। इस चीज को लेकर के तो ऐसा ही लग रहा है कि जो सरकार हो या फिर कोई जो है प्रधान हो या फिर वो प्रधानमंत्री, अगर कोई काम नहीं कर रहा है, उससे अगर जनता नाराज है, अगर उसको लेकर के जो है बड़ी मात्रा में अगर शिकायत जाती है और भारी लोग जो है शिकायत करते हैं कि हमारे सांसद ने काम नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति को अगर टिकट मिल भी जाए तो उस पर पहली बात पूर्ण प्रतिबंध कोर्ट की तरफ से लगाया जो है जाना ही चाहिए। तो ये चीज है, तभी इनमें सुधार भी आएगा, तभी ये लोग दौड़ भाग करके काम करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं लगेगा, पूरे परिवार पर प्रतिबंध लग जाएगा और कभी भी भविष्य में हम या हमारा परिवार चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। तो ये चीजें अगर होती हैं तो मुझे लगता है आने वाले समय में कुछ बदलाव जो है अलग ही देखने को मिल पाएगा। देखिए सर,
मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा जो है बेरोजगारी। मेन मुद्दा सरकारों का सिर्फ बेरोजगारी है। अगर बेरोजगारी पर सरकार अगर बात करें, लेकिन सब होता क्या है? होता ये है कि हर 5 साल में जब जनता इंतजार करती है, पार्टियों को क्या करना चाहिए कि जब पब्लिक को पसंद नहीं है कि ये नेता 5 साल रहने के बाद भी पब्लिक जनता के बीच में नहीं आया, इसने जनता की समस्याओं को नहीं देखा, तो पार्टियों को चाहिए कि उन कैंडिडेटों को टिकट दोबारा से नहीं देना चाहिए। दानिश अली को टिकट नहीं देना चाहिए था, कंवर सिंह तंवर को टिकट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों 5-5 साल काम करने के बाद में सरकार जो कि पब्लिक के बीच में आए ही नहीं। आज जो चुनाव चल रहे हैं, गरीब से गरीब आदमी भी इनके दरवाजे पर डायरेक्ट अंदर चला जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में सब पूरा पूरा दिन दरवाजे पे खड़ा रहता है। पता चलता अंदर से आवाज आती है कि जी सांसद जी तो लखनऊ गए हुए हैं, सांसद जी तो दिल्ली गए हुए हैं। लेकिन जहाँ कोई पैसे वाला गाड़ी लेकर, फोर व्हीलर लेकर पहुंचता है ना, और उसमें 4-5 नेता कुर्ता पजामा पहन करके जो होते हैं, और अंदर से कैमरे से देख लिया जाता है कि हाँ बड़े लोग आए हैं, तो उनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन गरीबों के लिए दरवाजे नहीं खुलते। गरीब सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आज जाके तुम अस्पतालों में देख लीजिए कि कितनी लाइन लग रही है, स्कूलों में जाके देख लीजिए कितनी लाइन लगी हुई है। इस बार में कई जगह मैंने ऐसे देखा है कि लोगों ने अपने बच्चे पढ़ाने से बिठा लिए हैं, क्योंकि ना उनके पास में 15,000 रुपए होंगे और ना ही वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि 15,000 रुपए देने का मतलब एक ही बार नहीं है। चलो अगर एक ही बार 15,000 रुपए दिया जाए पूरे साल का, तो वो अपना कर्ज पानी करके वो 15,000 या 20,000 या 25,000 भी जमा कर देगा। लेकिन जब सवाल आता है कि हर महीने 3,000, हर महीने 4,000, हर महीने 5,000, तो सर ये सरकारों को सोचना चाहिए, और ये सरकारों को सोचना पड़ेगा। तभी अगर बच्चे पढ़ेंगे, तभी इंडिया बढ़ेगा भी और तभी इंडिया पढ़ेगा भी। जब तक तो शिक्षा पे सरकार नहीं सोचेगी या स्वास्थ्य पे सरकार नहीं सोचेगी, तब तक काम नहीं चलेगा। देश आगे बढ़ने की बजाय देश नीचे जाता रहेगा, और नीचे जाने का मतलब आम जनता या पब्लिक नहीं है। अगर अगर देश में अगर हानि होती है, देश अगर नीचे गिरता है, मान लो तरक्की के लिहाज से अगर देश का ग्राफ नीचे गिरता है, तो उसके जिम्मेदार सरकारें हैं, जनता नहीं है। जब उसकी जिम्मेदार सरकारें ही हैं, वोटर नहीं है, क्योंकि वोटर का काम है अपना वोट देना, वो अपनी जिम्मेदारी निभाता है। वो किसी भी पार्टी को वोट देता है, लेकिन उसका काम है वोट देना, तो वो वोट करता है। लेकिन उस वोट का जो दुरुपयोग ये जो ये नेता करते हैं, जो पार्टियां करती हैं, सरकारें करती हैं, वो एक गलत तरीका है। नहीं, सरकारों को लेकिन सोचना चाहिए, सबसे नीति बड़ी बनानी चीज ये चाहिए। आती है कि इनको अगर बेरोजगारों को रोजगार अगर दे दिया जाए, सरकारी नौकरी दे दी जाए, सरकारी नौकरी मान लीजिए कि पुलिस वाले जो है बन गए कल को, एक पुलिस क्यों बने, पुलिसकर्मी क्यों बनना चाहते हैं? इसलिए पुलिस अफसर बनना चाहते हैं लोग कि हम सुधार करेंगे, समाज सेवा करेंगे। पर समाज सेवा कैसे करते हैं? 2 नंबर के काम करने वाले जो है चढ़ावा चढ़ाते हैं, आराम से रखते हैं। कौन रखता है? पुलिसकर्मी, सरकार नहीं रखती। तो ऐसे में जो लोग काम करना चाहते हैं और जो चाहते हैं सिस्टम सुधारने की बात करने के लिए, उसमें आम आदमी का तो रोल पूरा पूरा है। आम आदमी जो है चाहता ही नहीं है। जो आप देखिए कि सरकार कहाँ पर कमाई कर रही है, कि आम आदमी से काम कमाई कर रही है। एक डॉक्टर जब ये बिल बना करके देता है, कल की शाहजहांपुर की मैं एक खबर आपको बता रहा हूँ कि एक डॉक्टर जो सरकारी है और वो दवाई लिखता है 7,000 रुपए की, उस 7,000 की दवाई 7-8 दिनों तक वो लेता रहा। उसका पिता बीमार था, उसने कल FIR दर्ज करवाई, तो उसके बाद वो खबर बड़े पन्ने पर जो है छपी। वो दवाई जब उसने दूसरे मेडिकल पर ली जाके, तो वो दवाई मात्र 1100 रुपए की थी। सिर्फ 1100 रुपए की दवाई 7,000 रुपए में हर रोज वो लिख करके दे रहा था। हर रोज 7,000 रुपए की मोटी पार्टी थी, तो ऐसा लगा कि 7,000 कमाई कर लेंगे। हालांकि उसके बाद केस जो है किया गया। तो आप देखिए कि लूट कौन रहा है? आम आदमी लूट रहा है। आम आदमी को ही आम आदमी लूट रहा है। सरकार यहाँ पर कोई जो है इंटरफेयर नहीं करे। सरकार तो फ्री राशन बांट रही है, सरकार तो अपनी योजनाएं दे रही है, सरकार तो चीजें कर रही है, लेकिन उसमें जो है कौन नहीं काम कर रहा है? वो काम कर रहा नहीं है सिस्टम। सिस्टम के खिलाफ कहीं ना कहीं बड़े कानून बनने चाहिए, नौकरी जानी चाहिए। अगर एक पुलिसकर्मी के खिलाफ एक शिकायत मिलती है, तुरंत उसको सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। एक अधिकारी के खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलती है, तुरंत उसको सस्पेंड कर दो, उसको बिठाओ घर में, लगवाओ झाड़ू उससे, उसको बना दो चपरासी। क्यों उसको? अगर कहीं एसपी के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो मैं कहता हूं कि एसपी का इतना डिमोशन करो कि झाड़ू लगाता नजर आए शहरों में, तो पता चलेगा उसको कि एक घूस लेना क्या होता है। वो बैठा है जनता की सेवा करने के लिए। तो कानून ऐसे बनने चाहिए। अगर कहीं कोई एसओ स्टेशन ऑफिसर कहीं पुलिस थाने में अगर घूस लेता है, काम नहीं करता है, मैं कहता हूं कि उसको चपरासी बना दो, सड़क में गलियों में कूड़ा उठाते घूमे, वो उसको नौकरी दी जानी चाहिए। अक्कल ठिकाने लग जाएगी।
ये जो नौकरी नौकरी जो लोग चिल्ला रहे हैं, नौकरी ही देना काम नहीं होना चाहिए, नौकरी के ऊपर एक डंडा होना चाहिए और ऐसा डंडा होना चाहिए ताकि सनद रहे इनको याद रहे कि हमसे झाड़ू भी लगवाई जा सकती है, इस शहर के संडास भी साफ करवाए जा सकते हैं। तो ये काम क्यों नहीं दिए जा सकते हैं? ये वाले काम नहीं दिए जा सकते हैं क्या? अगर किसी एक जो है हॉस्पिटल की अगर शिकायत कोई पहुंचती है तो डॉक्टर को आप जो है सस्पेंड कर दीजिए, उसको डाल दीजिए सबसे नीचे। 5,000 7,000 महीने का कमाएगा, जहाँ 50,000 पा रहा है तो काम सही ढंग से करेगा, सैलरी में ही काम करेगा और अच्छा काम करके देगा। तो क्या ऐसे कानून नहीं आने चाहिए? कानून अच्छे होने चाहिए, इसके लिए जनता की लड़ाई होनी चाहिए। उनको लेकर के सरकारों से कहना चाहिए कि ऐसे कानून आप बनाइए। क्या मांगे होती हैं? क्या विपक्ष ये मांग करता है? नहीं करता है, ये विपक्ष का काम है और काम ये है 10 सालों से विपक्ष में ये रहे, वो बहुत लंबे वर्षों तक रहे, ना तो उन्होंने कोई ऐसा विरोध किया और ना तो इस विपक्ष में आकर के किया। जनता तो करती ही नहीं है क्योंकि उसके पास तो समय ही नहीं है। तो सर विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और खामियाजा विपक्ष को आगे भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन सर अब इसमें जो आपने कहा, इसमें मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि जो पुलिस सिस्टम है, जिनमें लोग जो है ना पुलिस फोर्स में ज्वाइन होते हैं, और ज्वाइन होते किस लिए हैं ये आप भी जानते हैं अच्छे से, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि पुलिस में इन्हें ऊपर की कमाई करने का मौका मिलता है। लेकिन सर कहीं ना कहीं अगर ये चीजें, अगर कोई पुलिस अधिकारी अगर मान लीजिए रिश्वत ले रहा है, या स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी रिश्वत ले रहा है, तो सर उसमें कहीं ना कहीं हमारा मीडिया भी तो दोषी है। ये तो आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं मीडिया भी इसमें जो है ना दोषी है। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे यहाँ जिले के, मैं आपको अपने यहाँ जिले में बताता हूँ, और अपने जिले में, कि पूरी दुनिया के अंदर अगर किसी की नजरें अगर टिकी हुई होती हैं तो दो सिस्टमों पर, एक मीडिया और एक प्रशासन पे जो है जनता की नजर नहीं, इसमें टिकी हुई मीडिया को होती है। मुझे लगता है कि दोस्त मैं इसमें इसलिए नहीं मानता हूँ कि मीडिया में बहुत सारे पत्रकार हैं जो अपनी जान जिन्होंने दे दी जनता के लिए और जनता ने आज तक उनको श्रद्धांजलि नहीं दी 2 रुपए की जाकर के, एक कदम चल करके नहीं नहीं गए। सर, उनकी उनकी फोटो मेरी पर बात, माला चढ़ाने तक के लिए नहीं जनता के पास टाइम है, और जनता ही क्यों, नहीं नहीं, कोई भी आप पार्टी का सर व्यक्ति मेरी नहीं बात, गया मैं, और ये भी नहीं कहा, ना कोई प्रशासन गया। हत्या हो जाती है, हत्याएं हुई हैं, हजारों पत्रकार जो है कुर्बान हो गए, लाखों पत्रकार मर गए आजादी से लेके अब तक। तो काम पत्रकार करते हैं, पत्रकार क्यों फिर अपनी जान दें जब उनकी कोई इज्जत नहीं है, कोई उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, कोई उनके लिए खड़ा नहीं है। लेकिन सर मैं अपने जिले की बात मैं कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जी। यहाँ बहुत से जो पत्रकार ऐसे, जो मीडिया से गुजरे, कि हाँ इन्होंने सच के लिए अपनी जान दे दी, अपना पूरा पूरा परिवार गंवा दिया, और है भी ऐसा ही। लेकिन जो लोकल मीडिया है, जैसा मान लीजिए अमरोहा जिले के अंदर है, मीडिया का क्या काम है? मीडिया का काम यह है कि जनता की समस्याओं को सरकार तक बिल्कुल पहुंचाने नहीं, का आप काम जो मीडिया कह का रहे है। हैं वो बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं उससे सहमत हूँ कि जो मीडिया का काम है अगर जिम्मेदारी से ये लोग निभाएं तो ये निश्चित तौर पर जो है 100% तो नहीं लेकिन कम से कम 70% ये गंदगी साफ हो सकती है। 20-30% अगर समाज में रहे भी, वो काम जिम्मेदारी से अब नहीं कर रहे हैं। ये दौर था डरने वाला था, आज कैमरा हर हाथ में है और सबके साथ है, तो आज वो डरने वाला नहीं है इतना। खैर, जो डर पहले था, जो पहले चीजें हुआ करती थी, पत्रकारों को की किडनैपिंग हो जाती थी, आज हजारों पत्रकार हो गए, पहले 2-4 ही पत्रकार हुआ करते थे, 2-4 पत्रकारों को किडनैप कर लो, बात खत्म हो गई। अब हजारों पत्रकार है, किस किस को किडनैप करोगे, किस किस को उठाओगे, किस किस को खत्म करोगे। तो मुझे लगता है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर पत्रकार काम अपना ईमानदारी से करें तो ये जरूरी ही नहीं है कि सरकारों को वो काम करना पड़े, विपक्ष को वो काम करना पड़े, पत्रकार अकेले ही उसको निपटा देंगे। लेकिन वो तो पैसे लेकर के बैठ जाते हैं, बड़ा बैनर छोटा बैनर जितने हैं सब एक तरफ से लूटखोर है, माफियाखोर है, इन एक तरफ से चोर बने बैठे हैं। इन पर भी डंडा जो है वो चलने की जरूरत है। लेकिन डंडा कौन चला है? जो पैसा दे रहा है वो भी चोर है, जो ले रहा है वो भी चोर है। ऐसे में जो है जो ईमानदार लोग हैं वो कहीं टिकते नहीं है, ठहरते नहीं है, उनकी कोई गिनती नहीं की जाती है। उनको कहीं जो है सियासत से भी दूर है, प्रशासन से भी दूर है, लोगों से भी दूर है। अब सर ऐसा है, देखिए जैसे तो अब लोकसभा का चुनाव शुरू हुआ, चुनाव शुरू होने के बाद में मीडिया वाले जो है ना, मीडिया के पत्रकार, कुछ लोग जो है ना, जो कैंडिडेट होते हैं उनके पास में जाते हैं, और जाके उनका सवाल होता है कि सर विज्ञापन दीजिए। क्या उन मीडिया कर्मियों का ये पूछने का सवाल नहीं है कि पांच, आप फिर से आए हैं, 5 साल में आपने क्या किया? आपने जब पहले 5 साल रहे, आपने पहले 5 साल में क्या बिल्कुल, लेकिन किया समय कि अब हो गया आपको। है, हमारे डिबेट का भी समय समाप्ति का है और अगले डिबेट में फिर जो है हम यहीं से चर्चा शुरुआत करेंगे हम वहाँ की। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।